नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं केंद्रीय बजट 2026-27 की। और ये बजट खास है क्योंकि ये कर्तव्य भवन में तैयार हुआ पहला बजट है। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं कि भारत के आर्थिक भविष्य के लिए इसमें क्या कुछ है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये बजट भारत को आखिर लेकर कहाँ जाएगा। क्या ये वाकई विकसित भारत के सपने को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है? आइए इस पूरी चर्चा में इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। तो हम इसे कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम बजट के जो बड़े बड़े आंकड़े हैं उन पर एक नजर डालेंगे। उसके बाद सरकार ने जो 3 बड़े कर्तव्य तय किए हैं, आर्थिक विकास, लोगों की क्षमता बढ़ाना और सबके लिए विकास, उन्हें एक एक करके समझेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में बात करेंगे उस चीज की जिसका सबको इंतजार रहता है, यानी टैक्स में क्या नए बदलाव हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बजट के उन बड़े आंकड़ों की जो हमें इसकी पूरी तस्वीर दिखाते हैं। तो आंकड़े क्या कहते हैं? सरकार का अनुमान है कि उसे नॉन डेट रिसीट्स यानी बिना उधार वाली आमदनी करीब 36.5 लाख करोड़ रुपए की होगी और कुल खर्चा होगा लगभग 53.5 लाख करोड़ रुपए। लेकिन यहाँ जो सबसे जरूरी आंकड़ा है वो है राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट। ये जीडीपी का 4.3% रहने का अनुमान है। अब ये आंकड़ा इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि सरकार अपनी कमाई और खर्च के बीच का बैलेंस कैसे बना रही है। तो ये राजकोषीय घाटा होता क्या है? इसे ना बहुत आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए ये एक घर का बजट है। अगर घर का खर्चा उसकी कमाई से ज्यादा हो जाए तो जो कमी पड़ती है उसे पूरा करने के लिए उधार लेना पड़ता है ना? बस सरकार के मामले में भी यही है। ये आंकड़ा यही बताता है कि सरकार को अपने सारे खर्चे पूरे करने के लिए कितना पैसा उधार लेना पड़ेगा। अच्छा, तो सवाल ये है कि सरकार इतना पैसा खर्च कहाँ कर रही है? देखिए, एक बहुत बड़ा हिस्सा 12.2 लाख करोड़ रुपए ये जा रहा है पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये पैसा देश में लंबी अवधि की संपत्ति बनाने में लग रहा है, जैसे नई सड़कें, पुल, पोर्ट्स और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक तरह से भविष्य के लिए किया गया निवेश है, जिससे न सिर्फ आज नौकरियां बनेंगी बल्कि कल की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। अब देखिए, इस पूरे बजट की जो सोच है वो 3 पिलर्स या कह लें कि 3 कर्तव्यों पर टिकी हुई है। पहला, इकोनॉमी को ग्रोथ देना। दूसरा, लोगों की स्किल्स और क्षमता को बढ़ाना। और तीसरा, ये पक्का करना कि विकास का फायदा सब तक पहुंचे। चलिए अब इन तीनों को एक एक करके थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले कर्तव्य की बात करते हैं। इसका फोकस है आर्थिक विकास को रफ्तार देना। मतलब देश की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा प्रोडक्टिव और कॉम्पिटिटिव कैसे बनाया जाए, इस पर जोर है। तो इस ग्रोथ को पाने के लिए सरकार का एक्शन प्लान क्या है? देखिए, फोकस कुछ खास चीजों पर है, जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, हमारे जो एमएसएमईज यानी छोटे और मंझले उद्योग हैं उनको सपोर्ट करना, और हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो बहुत बड़ा जोर है ही। और इसी कड़ी में एक बहुत बड़ी और नई घोषणा भी हुई है, बायोफार्मा शक्ति मिशन। इसका लक्ष्य बहुत बड़ा है, भारत को बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग का एक ग्लोबल हब बनाना। सोचिए, इससे ना सिर्फ देश आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि बहुत सारी हाई स्किल जॉब्स भी पैदा होंगी। और ये सिर्फ कोई हवाई घोषणा नहीं है। सरकार ने इस मिशन के लिए अगले 5 सालों में पूरे 10,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार इसे लेकर कितनी सीरियस है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो ही रही है तो कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। जैसे ईस्ट में डाउनकुनी से लेकर वेस्ट में सूरत तक एक नया फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा। साथ ही 20 नए नेशनल वाटरवेज और 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी प्लान में हैं। ये प्रोजेक्ट्स जब पूरे होंगे तो देश में सामान लाने ले जाने का तरीका यानी लॉजिस्टिक्स पूरी तरह से बदल जाएगा। चलिए अब आते हैं बजट के दूसरे कर्तव्य पर, और ये है लोगों की क्षमता को बढ़ाना। मतलब ह्यूमन कैपिटल पर फोकस करना, हमारे देश के लोगों को और ज्यादा स्किल्ड और केपेबल बनाना। तो एक स्किल्ड वर्कफोर्स बनाने के लिए सरकार कर क्या रही है? कई कदम उठाए जा रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। 1.5 लाख केयर सर्विस प्रोवाइडर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेद भी खुलेंगे। यहाँ तक कि टूरिस्ट गाइड्स को भी अपग्रेड किया जाएगा। और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के पास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप भी बनाई जाएंगी। और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प बात, सरकार अब ऑरेंज इकोनॉमी पर भी ध्यान दे रही है। ये क्या है? ये है हमारी क्रिएटिव इंडस्ट्री, यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स, जिसे हम शॉर्ट में एवीजीसी सेक्टर कहते हैं। इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी। ये एक बहुत बड़ा कदम है हमारे युवा टैलेंट के लिए। तो अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी कर्तव्य की, सबके लिए विकास। इसका मतलब है इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी ये पक्का करना कि जो भी तरक्की हो रही है उसका फायदा देश के हर कोने में, हर समुदाय तक पहुंचे। इस दिशा में किसानों की आय बढ़ाने पर खास जोर है और इसके लिए पारंपरिक खेती से हटकर हाई वैल्यू एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे कि मछली पालन का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, नारियल के लिए एक प्रमोशन स्कीम, और यहां तक कि पहाड़ी इलाकों में मेवों और ड्राई फ्रूट्स के लिए भी सपोर्ट दिया जाएगा। काजू और कोको के लिए भी एक डेडिकेटेड प्रोग्राम है। और किसानों की मदद के लिए अब टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जा रहा है।
एक नया AI टूल लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम है भारत विस्तार। ये एग्री स्टैक पोर्टल के साथ काम करेगा और किसानों को उनकी अपनी भाषा में, बिल्कुल उनकी अपनी भाषा में, खेती से जुड़ी हर जरूरी जानकारी देगा। मौसम कैसा रहेगा, बाजार में क्या भाव चल रहा है, ये सब कुछ। चलिए अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका हम सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, टैक्स। देखते हैं कि इस बार के बजट से बटुए पर क्या असर पड़ने वाला है। आम आदमी और बिजनेस दोनों के लिए क्या कुछ बदला है। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि एक नया इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है, इनकम टैक्स एक्ट 2025। ये 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा और इसका मकसद है नियमों और फॉर्म्स को आसान बनाना, ताकि टैक्स फाइलिंग की जो पूरी प्रक्रिया है वो पहले से कहीं ज्यादा सिंपल हो जाए। जो लोग विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। फॉरेन टूर पैकेज पर जो TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लगता था, जो पहले 5% और 20% की अलग अलग दरों पर था, उसे अब घटाकर सीधा 2% कर दिया गया है। ये एक बड़ी राहत है। टैक्स पेयर्स के लिए चीजें और आसान हों, इसके लिए भी कुछ कदम उठाए गए हैं। जैसे अब फॉर्म 15G और 15H के लिए एक सिंगल विंडो होगी। अगर रिटर्न में कोई गलती हो गई तो उसे ठीक करने के लिए यानी रिवाइज्ड रिटर्न भरने की डेडलाइन भी अब 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। और छोटे टैक्स पेयर्स को अपनी विदेशी इनकम या संपत्ति बताने के लिए एक बार 6 महीने का मौका भी दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो इस बजट में लक्ष्य बड़े हैं, योजनाएं महत्वाकांक्षी हैं और सुधारों का एक पूरा रोडमैप तैयार किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अपनी जगह बना हुआ है, क्या ये बजट उन रास्तों पर भारत को सफलतापूर्वक आगे ले जा पाएगा जो एक विकसित राष्ट्र तक जाते हैं? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।